दोस्तों मैं आजाद सर। कल हमारी आपसे बात हुई थी और हमने क्लास 11th के सिलेबस को लेकर के कुछ बताया था हिस्ट्री के बारे में। और हमने हिस्ट्री के मिड टर्म में जो चैप्टर आ रहे हैं उसके बारे में हमने एग्जाम के पैटर्न को समझाया था। और उसके बाद हमने आपसे ये कहा था कि हम अगली क्लास में आपके लिए कुछ MCQ लेकर आएंगे, क्योंकि जब 80 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा तो उसमें 21 आपके MCQ आएंगे। और उस 21 में से अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिया तो आप बहुत हद तक अपनी सीट सुटेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास MCQ का कि मेसोपोटामिया कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसे हमने कल बताया था कि हिस्ट्री के पहला चैप्टर जो है जिसका नाम लेखन कला और शहरी जीवन है। क्या नाम है? लेखन कला और शहरी जीवन। और इसी को हमने कल आपको बताया था कि ये पहला जो चैप्टर आपका है, इसी चैप्टर को हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं सभ्यता कहते हैं। इसी सभ्यता से हमने आज क्वेश्चन 50 उठाया है और इस पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला ही शब्द है कि मेसोपोटामिया कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया जो है हिब्रू भाषा का शब्द नहीं है, क्योंकि हिब्रू से निकला नहीं है। फारसी शब्द भी नहीं है, फारसी से भी नहीं निकला है। तो इसका मतलब होगा कि उपरोक्त क्वेश्चन भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो ये शब्द कहाँ से निकला हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनानी, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी मेसोपोटामिया जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया जो है, जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता हमने पढ़ा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस दो नदियों के बीच में स्थित था। यानी कौन सी दो नदी थी जिसके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता डेवलप हुई थी। तो दोस्तों मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा और आपका उत्तर यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पर दो नदियां थी, एक नदी इधर से ऐसे आई हुई थी और दूसरी नदी यहाँ पर एक ऐसे आई थी। दो नदियों के बीच के स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी मेसोपोटामिया पड़ा, क्योंकि ये दोनों ही नदियों के बीच में डेवलप हुई थी। एक तरफ यहाँ पे फरात नदी थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर फरात नदी थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक दजला नदी का भी विकास हुआ था। दजला नदी भी यहाँ पर बहती थी और इन्हीं दोनों नदियों के बीच की जो जमीन था, दोनों के बीच के स्थान को ही हम मेसोपोटामिया कहते हैं और मेसोपोटामिया इसीलिए इसका नाम पड़ा। तो अब देखिए कि कौन से दो नदी है जी? तो इसमें आपका आ जाएगा एक फरात नदी और एक दजला नदी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरात और दजला नदी के बीच में क्या है था? मेसोपोटामिया टिका हुआ था। अगले हम बात करते हैं आगे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है कि मेसोपोटामिया में स्टीपी घास का मैदान, कौन सा मैदान? स्टीपी घास का मैदान कहाँ स्थित था? मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, जब हम उसकी भौगोलिक चर्चा करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था, तो मेसोपोटामिया में हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और उसके बाद ऑटोमेटिक आप उत्तर इसका निकाल लिए, क्योंकि रटने का काम हमें नहीं करना है, समझने का काम करना है। जैसे हमने कहा कि एक नदी यहाँ पर दजला और दूसरी नदी यहाँ पर फरात थी, और इस तरह से अगर हम इसको ऐसे बांट दें तो उत्तर से दक्षिण की तरह ये बट जाएगा मेसोपोटामिया का पूरा हिस्सा। अब उत्तर में जो था ये हमारा ऊपर हो जाएगा, इसको हम उत्तर कहेंगे। इधर हमारा नीचे वाला हिस्सा दक्षिण हो जाएगा और इधर वाला हिस्सा हमारा पश्चिम हो जाएगा।
और इधर वाला हिस्सा हमारा पूरब हो जाएगा। ऐसे में अब देखा जाए तो उत्तर में ही क्या था, ऊपर में स्टेपी घास का मैदान उत्तर में ही स्थित था, जहां पे पशुपालन व्यवस्था डेवलप हुई थी। ऐसे में अब उत्तर में हम देखें तो हमारा प्रश्न में क्या दिखता है कि मेसोपोटामिया पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया में स्टेपी घास कहाँ स्थिर था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या निकल गया, हमने व्याख्या भी कर दिया और इसका प्रश्न का उत्तर भी आपका उत्तर ही हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेम और युद्ध की देवी कौन सी थी। मेसोपोटामिया के लोग मंदिर भी रखे थे, मंदिर का भी वहां विकास हुआ था, वहां के लोग पूजा पाठ भी करते थे और देवताओं पर भरोसा भी करते थे, इसलिए वहां पर एक प्रेम और युद्ध की देवी थी जिसे हम इनामा के नाम से जानते थे, इसलिए इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, इनामा हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा क्या थी। वहां की कई भाषा थी, लोग वहां पे सुमेरियन भाषा बोलते थे, वहां पर लोग अगदी भाषा बोलते थे, वहां पे अरमाइक भाषा बोलते थे, कई प्रकार के भाषा का विकास मेसोपोटामिया में हुआ था। अब इसमें पूछ रहा है कि यहाँ की प्रमुख भाषा क्या थी, क्या थी, प्रमुख भाषा क्या थी। तो अगर देखा जाए तो अरामाइक, अगदी और सुमेरियन तीनों तो भाषा वहां पर थी ही थी। तो एक तरह से देखा जाए कि पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा क्या थी, तो यहाँ पर सुमेरियन भाषा भी प्रमुख थी, अकदी भाषा भी प्रमुख थी और अरामाइक भाषा भी प्रमुख थी। तो ऐसे स्थिति में उपरोक्त सभी उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, अकदी। सबसे पहली भाषा सुमेरियन थी, दूसरी भाषा अकदी थी और तीसरी अरामाइक यहाँ पर डेवलप हुई थी। अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी ना हो और कोई अन्य भाषा, यानी यहाँ पर मान के चलिए कि फारसी लिख दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि तब कौन सी प्रमुख भाषा होगी, तब आप इसका उत्तर क्या लगाइएगा, सुमेरियन लगाइएगा, कि सुमेरियन सभ्यता ही डेवलप थी और उसी सुमेरियन से यहाँ पे पहली भाषा सुमेरियन भाषा डेवलप हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब अगला कह रहा है कि एन मार्कर ने अपने किस दूत को धातु लाने के लिए भेजा था। धातु यहां लाने के लिए होगा, धातु लाने के लिए भेजा था। एन मार्कर एक शासक था, जो कहां का शासक था, उरुक का शासक था, और यह एक अपने व्यक्ति को अट्टा के यहां भेजा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अट्टा। क्या हो जाएगा, अट्टा एक राज्य था, वहां का एक व्यक्ति था, वहां पर इसने अपने व्यक्ति को भेजा था। अगला आ रहा है इसका कि दोस्तों मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता कौन सी। समकालीन का मतलब होता है कि इसके समानांतर दूसरी भी कोई सभ्यता कहीं डेवलप हुई थी, तो कौन थी। तो देखिए, जैसा हम लोग बात करते हैं कि मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता कौन सी थी, तो यहाँ पर देखा जाए तो मेसोपोटामिया के बाद रोमन सभ्यता का विकास हुआ था, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। मिस्र सभ्यता इसके सामने नहीं चल रही थी, सब फारस की भी सभ्यता कोई सभ्यता नहीं थी। हाँ, जब वहां पर मेसोपोटामिया चल रहा था, तो उसी मेसोपोटामिया की जब सभ्यता विकसित हुई थी, तो वहां पर एक दूसरी सभ्यता हिंदुस्तान में भी चल रही थी, जिसका नाम क्या था, हड़प्पा था। तो इस तरह से कह रहा है कि समकालीन कौन हुई, तो इसकी समकालीन सभ्यता क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता क्या थी, हड़प्पा थी, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा था जो हमें मेसोपोटामिया से हड़प्पा का प्रमाण मिला है और हड़प्पा से मेसोपोटामिया का प्रमाण मिला है, जो भारत में ये सभ्यता विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है, यानी कौन सी भाषा से लिया गया है। तो ये अंग्रेजी भी इसका उत्तर नहीं होगा, फ्रेंच भी इसका उत्तर नहीं होगा, फारसी नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, यूनानी भाषा होगा, क्योंकि यूनानी भाषा से ही मेसोपोटामिया लिया गया है, जिसमें यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का दो अर्थ होता है, एक तरफ मेसोस और दूसरी तरफ पोटेमस, अर्थात दोनों के नदियों के बीच के स्थान को ही हमने मेसोपोटामिया कहा था। तो एक तरफ मेसोस और एक तरफ पोटोमस, दो शब्दों यानी नदी के मध्य के स्थान को ही हम क्या कहते हैं,
मेसोपोटामिया कहते हैं। ये बात यूनानी भाषा में बताई जाती है। अब है दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो अभी अभी हमने कहा कि यह दो शब्द मिल से बना है, एक मेसोस और दूसरा पोटेमस। मेसोस और पोटेमस शब्द से मिलकर के बना है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि मेसोपोटामिया को जब हम दो हिस्सों में बांटते हैं तो एक यहां निकल कर आता है मेसोस और दूसरा का निकल करके आता है पोटेमस, जिसमें हम मेसोस का मतलब होता है मध्य और टेमस का मतलब होता है नदी, अर्थात नदी के मध्य के स्थान को ही हम क्या कहेंगे? मेसोपोटामिया कहेंगे। इसीलिए मेसोपोटामिया दजला और फरात दो नदियों के बीच में यहाँ पर विकसित हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, अगला चर्चा करते हैं क्वेश्चन का। अगला कह रहा है कि मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था जी? तो अभी हम लोग पीछे बात किए हैं कि कौन सी दो नदियां थी। तो एक नदी ये थी और दूसरी नदी यहाँ पर ये थी। एक नदी जो थी वो फरात नदी थी और दूसरी नदी दजला थी। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दजला और फरात नदी हो जाएगा। तो मेसोपोटामिया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन दो नदियों के बीच में स्थित था? दजला और फरात नदियां यहाँ पर दो बहती थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी इस सभ्यता के लिए। अब कह रहा है कि वर्तमान मेसोपोटामिया जो सभ्यता जो थी वो का क्षेत्र जो है वो वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? यानी वर्तमान में हम मेसोपोटामिया को किस राज्य का मानते हैं? तो दोस्तों वर्तमान में इसको हम लोग इराक गणराज्य के अंतर्गत मानते हैं। यानी जहां पर पहले मेसोपोटामिया था वहीं पर वर्तमान में आज क्या है? इराक है। तो इराक ही मेसोपोटामिया की धरती पर है, तो यही उसका क्या हो गया? गणराज्य का बात करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी यह सभ्यता भाई? तो देखिए नाम ही इसका था लेखन कला और शहरी जीवन, यानी लिखने के लिए प्रसिद्ध हो, अर्थात यहाँ पर समृद्ध साहित्य तो निश्चित तौर पे होगा। और नाम था क्या? शहरी जीवन। तो निश्चित तौर पे यह सभ्यता जो थी उस शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध थी। अब आपके ऑप्शन में ए और सी तो उत्तर है नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि यह गणित और खगोल के लिए भी प्रसिद्ध थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर उपरोक्त सभी डी हो जाएगा। तो इसलिए मेसोपोटामिया किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अपनी शहरी जीवन, गणित, खगोल विद्या और समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। आगे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया में पुरातत्व की खोज किस दशक में शुरू हुआ था? तो पुरातत्व की खोज का मतलब है कि वहां की खुदाई कब हुई थी। तो दोस्तों दशक का मतलब होता है अगला 10 साल, और इसकी खोज वहां पर हम 1840 में देखते हैं। तो कहते हैं कि इसकी खोज की बात जो हुई थी 1840 के दशक में हुई थी। दशक का मतलब क्या होता है? अगले 10 साल। जब भी कोई व्यक्ति कहे कि दशक मतलब अगले 10 साल, यानी 1840 से लेकर के 50 के बीच की बात को बता रहा है। अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो और आपको बीच का 45 हो, 47 हो, 44 हो, अगर याद नहीं है तो आप वहां पर ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन में गलती नहीं होगा कि 1840 के दशक में ये काम हुआ। तो दशक कहने का मतलब कि 40 से लेकर के 50 तक की बात हो रही है। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यूरोप तो बिल्कुल अलग था, मेसोपोटामिया अलग था, पश्चिमी एशिया की तरफ था। लेकिन मेसोपोटामिया की खुदाई में यूरोप वासियों का योगदान था। और यूरोप वासियों की जो किताब बाइबिल थी, उस बाइबिल में भी यहाँ की कई ऐसे अवशेष और बातों की चर्चा मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि शायद मेसोपोटामिया के जो पूर्वज थे वो पूर्वज कहीं ना कहीं यूरोप के रहने वाले हों, इसीलिए उन लोगों का यहाँ पर दिलचस्पी था। तो वही कह रहा है
कि मेसोपोटामिया को क्यों महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिला है। ये भी बात बिल्कुल सही था। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में भी सीमार शब्द यानी एक सुमेर को ही सीमार शब्द के रूप में यहाँ पर उल्लेख मिला है। ये भी बात बिल्कुल सही था। और यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। ये भी बात बिल्कुल सत्य था। तो इसलिए हम ये तीनों ही बात उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग, इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। यानी यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था, इन तीनों ही कारणों की वजह से महत्वपूर्ण था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगला उत्तर है हमारा, किस देश में 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई थी। तो दोस्तों यह सब क्वेश्चन में तो लाजमी बात है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम ईरान की तो बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि यहीं पर तो सबसे पहली बार खेती की शुरुआत होती है और यहीं पर मिलती है। और हमने अभी अभी पीछे क्वेश्चन में इस मेसोपोटामिया सभ्यता जहां डेवलप हुई थी, वर्तमान में हमने इसे बताया कि वर्तमान में यह इराक गणराज्य में स्थित है। तो अब देखिए यहाँ पर इराक कहाँ उत्तर निकल रहा है, तो 20 का उत्तर इराक आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, इराक होगा। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था, यानी किस चीज की कमी थी। तो देखिए, अगर हम मेसोपोटामिया की चित्र की बात करें और हम यहाँ पर एक नदी को लेकर के समझने की कोशिश करें, तो उत्तर में पशुपालन होता था। यानी उत्तर में क्या था, स्टेपी घास का मैदान था। स्टेपी घास का मैदान था। किस चीज की कमी थी, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज की कमी थी। अच्छा, उसके बाद दक्षिण में, यहाँ पर दक्षिणी मेसोपोटामिया में ही कृषि का विकास हुआ था और यह कृषि प्रधान सभ्यता भी थी। तो यहाँ पर कृषि का भी था, इधर भी हमारे यहाँ कृषि होता था। और चूंकि नदी था ही, तो नदी के बीच में था, तो जल संसाधन तो होगा ही होगा। मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था, तो यहाँ पर खनिज नहीं था। क्या नहीं था, खनिज नहीं था। जो खनिज यहाँ पे पश्चिम में पाया जाता था। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है, खाद्य संसाधन, किस चीज का अभाव पूछ रहा है, खाद्य संसाधन नहीं, ये तो गलत है, या तो था ही वहां पर। अच्छा, यहाँ पे जल संसाधन, नदी तो था ही यहाँ पर, तो उपयुक्त तो सभी होगा नहीं। इसका मतलब है कि खनिज संसाधन का क्या था, अभाव था। मेसोपोटामिया में खनिज नहीं थे, इसलिए मेसोपोटामिया वाले फरात नदी के माध्यम से इधर तुर्की, सीरिया जाकर के या अन्य बाहरी इलाके में जाकर के खनिज लेकर के आते थे। आगे हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लोग, अभी देखिए पीछे हमने एक्सप्लेन किया ना कि मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहां से मंगाते थे। ठीक है, कहां से मंगाते थे, तो अभी हमने पढ़ाते समय कहा कि तुर्की जाते थे। एक तरफ ये लोग तुर्की जाते थे, दूसरी तरफ ईरान और खाड़ी पार देश, यानी इसका उत्तर में क्या होगा, तुर्की भी इसका सही है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, तुर्की भी इसका सही है, ईरान भी सही था, खाड़ी पार से भी जाते थे, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, यानी मेसोपोटामिया वाले इन सब धातु या लकड़ी के लिए कहां कहां जाते थे, तो तुर्की भी जाते थे, ईरान भी जाते थे और खाड़ी पार देशों से भी व्यापार करते थे, जिसमें से भारत भी एक व्यापारिक देश था इनका। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका, यानी वहां पर लिखने के लिए मिट्टी की पट्टिका होती थी, मिट्टी की पट्टिकाएं, मिट्टी की पट्टिका बनाई जाती थी, गीला करके उसको एक तरह से, इस तरह से पट्टिका बना करके और इस पर लिखने का काम होता था। तो ये कह रहा है कि जो पहली पट्टिका पाई गई वह लगभग कब पाई गई, तो इसका उत्तर होगा 3200 ईसा पूर्व। 3200 ईसा पूर्व में पहली पट्टिका का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि मेसोपोटामिया
प्लेट के ऊपर के लोग लिखा करते थे, माने किस पर लिखा करते थे। तो अभी अभी हमने बताया कि वहां पर मिट्टी को गूंथ करके पतला सा एक आकार बना करके और बड़ी स्पीड से किलाक्षर लिपि के द्वारा इस पर लिखने का काम करते थे। तो मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी। अब पूछ रहा है कि तांबे की पट्टिका पर, लोहे की पट्टिका पर, मिट्टी की पट्टिका पर और इनमें से कोई नहीं, तो क्या उत्तर होगा? मिट्टी की पट्टिका पर। मिट्टी की पट्टिका पर वो लोग लिखने का काम करते थे। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा क्या थी। तो मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में ही बताया था कि वहां पे कई भाषाओं का विकास हुआ था। सबसे पहले वहां पर सुमेर सभ्यता थी और इसी सुमेर सभ्यता में एक भाषा डेवलप हुई थी जिसको हम लोग सुमेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमेरियन भाषा विकास हुआ। इस सुमेरियन भाषा का आगे चल करके स्थान किसने ले लिया? अक्कदी भाषा ने ले लिया। किसने ले लिया? अक्कदी भाषा ने। अक्कदी भाषा का आगे स्थान धीरे धीरे जाकर के किसने लेना शुरू कर दिया? अरामाइक भाषा ने लेना। अरामाइक भाषा ने लेना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है भाई? तो आपका यहां से उत्तर निकल गया कि सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी हो गई? सुमेरियन हो गई। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुमेरियन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा में सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया? अभी अभी हमने कहा कि शुरुआती दौर में वहां पे कौन सी भाषा थी जी? तो सुमेरियन भाषा थी। सुमेरियन भाषा चलती रही, लंबे समय से आता रहा सुमेरियन भाषा। सुमेरियन भाषा का स्थान लगभग 2400 के आसपास में वह भाषा ने स्थान ले लिया जिसका नाम क्या था? अक्कदी भाषा नाम था। अक्कदी था। तो अब ये पूछ तो यही रहा है ना कि 2400 के पूर्व के बाद से धीरे धीरे कौन सी भाषा ने सुमेरियन का स्थान ले लिया? तो ऑप्शन सुमेरियन के बाद इसमें क्या हो जाएगा? आंसर अक्कदी भाषा हो जाएगा, यानी अक्कदी ने इसका स्थान ले लिया। इस प्रकार हम देखें तो अगला क्वेश्चन कौन सा कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत पूछ रहा है। मेसोपोटामिया के लोग लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। बिल्कुल बात सही है। 5000 से अधिक चिन्हों का प्रमाण वहां पर मिला है जिसमें बैल और विभिन्न प्रकार के चित्र होते थे जिसको समझना पड़ता था। उसे गिल्ली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था। यह भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गलत कौन सा है? कह रहा है कि लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता आवश्यक होती थी। ये भी बात से कुशल होना चाहिए तब हम लिख पाते थे। लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, यही गलत है। महत्वपूर्ण माना जाता था, इसमें क्या कर रहा है? नहीं, इसलिए ये गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों क्या है? सत्य है। आगे कह रहा है क्या कि उरुक क्या था? उरुक क्या था भाई? क्या उरुक एक मेसोपोटामियाई पक्षी का नाम था? मेसोपोटामियाई भाषा था क्या? या एक शहर था या एक भवन था? तो उरुक एक शहर का नाम था जिसका उत्तर सी था। क्या होगा? इसका उत्तर सी होगा। यह एक शहर था। ठीक है, क्या था? एक शहर था। आगे इसका क्वेश्चन अगला दोस्तों है क्वेश्चन कि उरुक शब्द किस देवता के लिए, उर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, चंद्रदेव के लिए। किसके लिए? चंद्रदेव के लिए इसका इस्तेमाल करते थे हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका, मारी नगर के रूप में खूब फला फूला शहर कौन सा था भाई? मारी नगर के रूप में, मारी नगर किसके रूप में था? तो यह एक शाही राजधानी के रूप में डेवलप हुआ था। क्या उत्तर हो जाएगा? शाही राजधानी के रूप में फरात नदी के किनारे एक बंदरगाहिक नगर मारी था। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? यानी मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे बड़ी बात क्या दिया? तो देखिए, गणित और विद्वता का पूर्ण ज्ञान, ये वहीं से देन है। गणितों की बात आती है। अच्छा, परंपरा, काल गणना की बात, समय के बारे में सब यही बताता है। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही इसका उत्तर होगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका
कि परिवहन का सबसे सरल तरीका मेसोपोटामिया में क्या था, तो परिवहन का वायु मार्ग तो था नहीं, रेल मार्ग तो था नहीं, तो निश्चित तौर पे ना ये होगा, ना ये होगा और ना ये होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, जल मार्ग था। क्योंकि जल मार्ग से ही मेसोपोटामिया वाले क्या करते थे, व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किलाकार लिपि के अक्षरों की पहचान की गई थी। किलाकार लिपि जो थी वहां पर अक्षर कैसे मिले थे, किलाकार लिपि के अक्षरों की पहचान कब की गई थी, तो लगभग 1840 के बाद ही कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेसोपोटामिया से लगभग 5000 सूचियां मिली हैं जिनमें उल्लेख किया गया, यानी लिखने के लिए लगभग 5000 चिन्ह का प्रयोग उसमें मेसोपोटामिया वाले लोग करते थे। जैसे आज हम लोग लिखने के लिए ABCD के 26 लेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार ये लोग 5000 सूचियों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें कुछ बैलों का चिन्ह, मछलियों का चिन्ह भी होता, बैलगाड़ियों का चिन्ह था, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है जी, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेसोपोटामिया हो जाएगी। कब, जब तक मेसोपोटामिया की खोज की गई थी। अगर बाद में सिंधु सभ्यता की खोज की गई तो बाद में कौन सी हो जाएगी, सिंधु सभ्यता। लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से इसका उत्तर क्या है, डी है। आगे है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, दजला एवं फरात नदी कहाँ गिरती थी, दोनों आकर के, अभी हमने बताया कि एक दजला नदी थी और एक फरात नदी थी, दोनों आके यहाँ पर गिर जाती थी। इस स्थान को हम लोग क्या बोलते थे, फारस की खाड़ी बोलते थे, फारस की खाड़ी कहते थे। कहाँ गिरती थी ये, फारस की खाड़ी में। तो हम देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फारस की खाड़ी, यानी यहाँ पर आकर के ये नदी क्या होती थी, दोनों गिर जाती थी। आगे हमारा अगला है, उरुक का एक प्राचीन शासक का नाम क्या था, तो उरुक के प्राचीन शासक का नाम एन मार्कर था। किसका नाम था, एन मार्कर था, यहीं का शासक था ये। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी, तो अभी हमने कहा कि वहां के लोग किलाक्षर लिपि का इस्तेमाल करते थे, किलाक्षर लिपि। अब आपका उत्तर क्या होगा इसमें, किलाक्षर लिपि का मतलब है कि इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी, चित्रात्मक लिपि यहाँ की लिपि नहीं थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली मेसोपोटामिया की पट्टिका किस शताब्दी के आसपास लिखी गई थी, तो लगभग 3200 के आसपास में पहली लिखी हुई पट्टिका यहाँ पर पाई गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेसोपोटामिया के लोग पढ़ और लिख सकते थे, कई, केवल, बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर लिखना पढ़ना एक कठिन काम होता था, जल्दी नहीं लिख पाते थे, क्योंकि लिखने के लिए बहुत फुर्तीले व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी और 5000 चिन्ह थे वहां पर। जिसको 5000 चिन्ह याद होगा वही तो व्यक्ति बहुत अच्छे से लिख सकता था, और पट्टिका को पकड़कर बहुत तेजी से सूखने से पहले उसको लिखना पड़ता था, इसलिए बहुत कम लोग पढ़े लिखे मेसोपोटामिया में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया का परिवार कैसा था, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता थी, तो दोस्तों वही बात है कि शहरी जीवन तो था ही यहाँ पर, लेखन कला का तो विकास हुआ ही था, और सुदूर देशों से ये लोग व्यापार भी करते थे, क्योंकि बाहरी देशों जाते थे। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया वाले भारत के साथ भी आकर के, उस समय भारत में एक हड़प्पा सभ्यता था, तो इस हड़प्पा सभ्यता के साथ मेसोपोटामिया का व्यापार होता था, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या कि वार का शीर्ष, एक लेडीज की शीर्ष पाया गया है, सर पाया गया है, कहां से प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उरुक से हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, उरुक से प्राप्त हुआ है। एन मार्कर किस शहर का शासक था जी, तो अभी अभी हमने चर्चा किया कि एन मार्कर उरुक शहर का शासक था। आगे कह रहा है क्वेश्चन अगला कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला था, तो मारी शहर जो था, जो ये हिस्से में क्या कहते थे, बंदरगाह हिक शहर कहते थे। यह फरात नदी के तट पर ये यहाँ पर क्या हुआ था, डेवलप किया गया था।
यहाँ के लोग टैक्स वसूलते थे। आगे कह रहा है कि मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उरकने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी, तो उसे कांसा की जरूरत पड़ती थी। आगे कह रहा है क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है, तो दोस्तों इसमें काल गणना यानी समय के बारे में इन्होंने बताया और गणित के बारे में बताया, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यानी क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा, हालांकि पीछे हो गई, पहली ज्ञात भाषा क्या थी, इसकी सुमेरियन थी। कौन सी थी, सुमेरियन पहली ज्ञात भाषा वहां की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी थी, तो यहाँ पर सुमेरियन भाषा भी बोली जाती थी, अक्दी भाषा भी और अरमाइक भाषा भी बोली जाती थी। इस प्रकार इसमें टोटल उपयुक्त संख्या संग हो जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका, गिलगेनियस कहाँ का शासक था, गिलगेनियस कहाँ का शासक था, तो गिलगेनियस आपका उरुक का शासक था। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में यह ज्ञात होता है कि वह इतना हेक्टेयर में फैला हुआ था, तो ये हमारे ऊर शहर के बारे में बताया जाता है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के हथियार किस धातु के बने होते थे, तो कांसे के बने होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट का, विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक था, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों, श्रम हो जाएगा। श्रम विभाजन का प्रतीक था। इसके बाद स्टेपी के देवता को हम क्या कहते थे, हम स्टेपी के देवता को ड्रैगन कहते थे। आगे लास्ट क्वेश्चन आपका है, मारी के राजा किस समुदाय के थे, एमोराइट के थे। इस प्रकार हमने आपको इस चैप्टर से टोटल 50 क्वेश्चन हमने कराया, और ये 50 क्वेश्चन अगर दोस्त आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो जो पहला चैप्टर जो है जिसका नाम मेसोपोटामिया है, वहां से जो भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा लगभग यहां से मिलने की संभावना होगी। ठीक है, इस प्रकार आप इसे अच्छे से करिए। कल हम लोग फिर अगले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन नए लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।